हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। इस वीडियो में आज हम देखेंगे बालिकाओं की शिक्षण और इसमें प्रमुखतः असमानताएं एवं अवरोध। कौन कौन सी चीज़ है जो बालिकाओं शिक्षा में अवरोध उत्पन्न करती है और क्या क्या असमानताएं हैं, इसको हम इसमें डिटेल से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात तो हम देखते हैं कि क्या है अवरोध और क्या असमानताएं हैं। अगर हम इसमें कोई दो मत की बात नहीं है कि स्त्रियों की दशा में परिवर्तन हुआ है। नटराजन ने स्त्रियों की स्थिति में आए परिवर्तन के संबंध में लिखा है कि यदि 100 वर्ष पूर्व मृत्यु को प्राप्त व्यक्ति आज के जीवन को देखे तो उससे आश्चर्यचकित कर देने वाला सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन स्त्रियों की स्थिति में हुए क्रांति की दृष्टिगोचर होता है। मतलब इस हद तक परिवर्तन हुआ है कि 100 साल पहले मृत्यु को प्राप्त व्यक्ति अगर देखे तो उसको बहुत आश्चर्य लगेगा कि स्त्रियों की दशा में इतना परिवर्तन हुआ है। परंतु इसके बावजूद भी बालिका की शिक्षा वर्तमान स्थिति को संतोषप्रद स्वीकार नहीं किया जा सकता। 2011 की जनगणना को देख लीजिए, कितना अंतर है ना। अब बालिकाओं स्त्रियों की शिक्षा अनुपात और पुरुषों की शिक्षा अनुपात में पुरुषों का वर्ग सदियों से स्त्रियों पर शासन करने, उन्हें धार्मिक संकीर्णताओं व रूढ़ियों में जकड़े रहने की अवधारणा को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। परंतु जनतांत्रिक शासन व्यवस्था तथा प्रगतिशील समाज स्त्री के साथ है। वह बालिकाओं को शिक्षित करने, बालकों के समान स्थिति प्रदान करने के लिए कृत संकल्प है। वास्तव में आज आवश्यकता इस बात की है कि बालिका शिक्षा के मार्ग में आने वाली बाधाओं को समझा जाए, उनके निराकरण हेतु समाधान खोजे जाए, बालिका शिक्षा सहज तथा सर्वसुलभ बन सके। बालिकाओं की शिक्षा के मार्ग में आने वाले कुछ समस्याओं का विश्लेषण किया गया है, जिसमें प्रमुख कारण है अपव्यय और अवरोधन की समस्या उत्पन्न होती है। समस्याओं के समाधान के लिए सुझाव प्रस्तुत करे हैं। सबसे पहले क्या समस्याएं हैं, तो आर्थिक कारक है जो बालिकाओं की शिक्षा में अपव्यय और अवरोधन के लिए महत्वपूर्ण कारक है। जैसे कि हम जानते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में व्यवसाय के ज़्यादा विकल्प नहीं होते हैं। सभी जनता कृषि पर ही निर्भर होते हैं और वो भी प्राकृतिक कृषि पर। अगर बारिश नहीं होती है तो बहुत बड़ी एक समस्या उत्पन्न हो जाती है, मुश्किल से उनको काम मिल पाता है। तो ऐसी स्थिति में निर्धन माता पिता बालकों की शिक्षा के लिए उचित धन की व्यवस्था करने में असफल होती है, तब बालिकाओं को शिक्षा देने का प्रश्न ही नहीं उठता। बालिका शिक्षा अवरोध होने का एक समुचित धन का अभाव है। बहुत बड़ा कारण है धन का अभाव। शिक्षा एक निवेश है जिसमें समुचित मात्रा में धन की आवश्यकता होती है। धन की कमी बालिका शिक्षा के मार्ग में एक बहुत बड़ी बाधा है। लोगों की जितनी रुचि लड़कों की शिक्षा में है, उतनी रुचि लड़कियों की शिक्षा में नहीं है। इसका एकमात्र कारण यह है कि लोगों के विचार में शिक्षा आर्थिक उन्नति का साधन है। और चूंकि बेटी तो पराया धन मानते हैं लोग, तो वो शादी करके चली जाएगी। तो जो हमारे आर्थिक उन्नति में साधन बने बेटे, अगर हमारे पास साधन कम है तो हम लड़कों को ही पढ़ाएं, इस प्रकार की एक धारणा लोगों के मन में चली आ रही है। तो ये वही है कि लड़के और लड़कियों के अनुपात में बालक और बालिका शिक्षा के लिए अलग से धनराशि निर्धारित करनी होगी। अगर सरकार उसको प्रोत्साहित करना चाहे तो लड़कियों की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा धन की व्यवस्था करनी होगी। जैसे अभी बहुत अच्छा उदाहरण है सरस्वती साइकिल योजना, जो बालिकाएं स्कूल तक पहुंचने में असमर्थ हो रही थी सुरक्षा के कारणों से या दूरी के कारणों से, तो इस योजना को लाने से बहुत कुछ इसमें लाभ मिला है। अब इसके लिए समाधान का देखते हैं। हमें केवल बालिका शिक्षा व स्त्री शिक्षा को निःशुल्क बनाकर ही संतुष्ट नहीं होना चाहिए। सरकार व स्थानीय समुदाय के संपन्न लोगों को बालिका विद्यालयों में पुस्तकों, शैक्षिक सामग्री, लेखन सामग्री, मध्याह्न भोजन आदि के लिए उदारतापूर्ण आर्थिक सहायता देनी चाहिए। हाँ, मतलब निःशुल्क तो बना दिए हैं, लेकिन उनको और भी चीज़ों की आवश्यकता होगी, तो उसके लिए भी सहयोग की आवश्यकता है, जैसे पुस्तक, लेखन सामग्री आदि। बालिका शिक्षा के विकास के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार, व्यक्तिगत संस्थाओं व औद्योगिक प्रतिष्ठानों को मिलकर धन की व्यवस्था करनी चाहिए। अब अगर हम सामाजिक सांस्कृतिक कारक को देखें तो ये तो आर्थिक कारक हो गया। तो आज का युग वैज्ञानिक युग है ना। विज्ञान अनेक रूढ़िवादी विचारों, अंधविश्वासों
और दोषपूर्ण रीति रिवाजों की उपयोगिता को सप्रमाण नकार दिया है। फिर भी भारतीय समाज अब इन रूढ़ियों, अंधविश्वासों तथा परंपराओं का पोषण एवं समर्थन करते हैं। यही कारण है कि हमारे देश में लड़कियों की शिक्षा के प्रति अब भी सीमित, संकुचित, रूढ़िवादी व संकीर्ण विचार पाए जाते हैं। ऐसे व्यक्ति स्त्री के कार्यक्षेत्र को घर तक सीमित रखना उचित मांगकर उसकी शिक्षा का विरोध करते हैं। उनके विचार में लड़कियां शिक्षा प्राप्त करके समानता व स्वतंत्रता की मांग करती है, जो स्त्री चरित्रहीनता का सूचक है। तो इस प्रकार की गंभीर विचारधारा वाले भी हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में इस प्रकार की समस्या और भी अधिक उग्र प्रतीत होती है। वास्तव में यह एक अत्यंत गंभीर समस्या है, जिसके कारण अनेक स्त्रियां अनपढ़ रह जाती है अथवा कुछ वर्षों के अध्ययन के उपरांत पढ़ाई छोड़ देती है। आज आवश्यकता इस बात की है कि इस प्रकार के रूढ़िवादी व धार्मिक अंधविश्वास तथा परंपराओं के प्रति जनमानस का दृष्टिकोण बदल जाए। इसके अतिरिक्त लड़कियों को भी अपनी शिक्षा के प्रति उदासीनता तथा विरक्तता की भावना का परित्याग करना होगा। जन आंदोलन, प्रौढ़ शिक्षा का प्रचार तथा जन संचार के साधन इस दिशा में महत्वपूर्ण सहायता कर सकते हैं। शैक्षिक कारक। बालिका शिक्षा को बाधित करने वाले तत्वों में जहां आर्थिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं, वहीं शैक्षिक कारक का भी योगदान कम नहीं है। शिक्षा के सभी स्तरों पर बालिका विद्यालयों का अभाव है। ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश बालिकाओं को बालकों के साथ शिक्षा ग्रहण करनी पड़ती है। कई माता पिता सह शिक्षा को पसंद नहीं करते हैं। बालिकाओं के लिए पृथक विद्यालयों की व्यवस्था न होने से उन्हें शिक्षा से वंचित रहना पड़ता है। इसी प्रकार अध्यापिकाओं का अभाव, अनुपयुक्त पाठ्यक्रम, शैक्षिक कार्यक्रम संबंधी समस्याएं आदि के फलस्वरूप बालिका शिक्षा बाधित होती है। मतलब जहाँ पर अध्यापक का अनुपात अलग है, वहाँ भी बालिकाओं को पढ़ने में भेजने में माँ बाप संकोच करते हैं या उसके लिए बाधा उत्पन्न करते हैं। तो महिला शिक्षकों का अनुपात भी सभी जगह होना चाहिए। समाधान। इसी प्रकार अध्यापिकाओं का अभाव, अनुपयुक्त पाठ्यक्रम, शैक्षिक कार्यक्रम संबंधी समस्याएं की बालिका शिक्षा बाधित होती है। इन समस्याओं को दूर करने के लिए कुछ बातों पर ध्यान देकर उसे उपयोगी बनाया जा सकता है। अर्थात बालिका शिक्षा की सफलता के लिए कुछ शैक्षिक आवश्यकताएं होती हैं, जिसके लिए निम्नलिखित सुझाव हैं। विद्यालय तथा विद्यालय का वातावरण एवं शिक्षण विधि। गांव में विद्यालय की पर्याप्त संख्या हो तथा विद्यालय का वातावरण अनुशासनपूर्ण और शैक्षिक हो। कक्षा में बैठने की पर्याप्त सुविधा हो। लड़कों और लड़कियों के लिए अलग अलग डेस्क हो। प्रयोगशाला, पुस्तकालय आदि में भी ऐसी व्यवस्था हो कि लड़कियों के लिए एक विश्राम कक्ष भी हो। पाठ्यक्रम के बारे में बात करते हैं। बालक एवं बालिका दोनों के लिए समान पाठ्यक्रम हो, किंतु उनकी अभिक्षमता एवं आवश्यकता अनुसार लड़कियों के लिए संगीत, गृह विज्ञान, चित्रकला आदि विषयों को पढ़ाने के लिए अलग से व्यवस्था हो। साथ ही दोनों को समान भाव से लिया जाए, समान सम्मान दिया जाए। अगर लड़का भी गृह विज्ञान में रुचि रखता है तो उसे भी पढ़ने के लिए मौका दिया जाए। पाठ्य सामग्री क्रियाओं की व्यवस्था। इसके लिए खेलकूद, गर्ल्स गाइडनिंग, अभिनय, समाज सेवा कार्य आदि की व्यवस्था हो, ताकि बालिकाएं भी बालकों की तरह पाठ्य सहगामी क्रियाओं में भाग ले सके। शिक्षकों की पर्याप्तता। शिक्षा संस्थाओं में अध्यापक एवं अध्यापिकाओं की संख्या विद्यार्थियों की संख्या के अनुपात में पर्याप्त होना चाहिए, ताकि सभी विद्यार्थियों पर पूर्ण रूप से अवलोकन व निरीक्षण किया जा सके। विद्यालय में कड़े अनुशासन पर ध्यान देना चाहिए। प्रधान अध्यापक और अध्यापकों को यह देखना चाहिए कि छात्र एवं छात्राओं में किसी प्रकार की अनैतिकता विकसित न हो। अनुशासन का विशेष ध्यान देना चाहिए। निर्देशन। शिक्षा के विषय में अध्यापकों एवं अभिभावकों को भी निर्देश मिलना चाहिए। उनके रूढ़िवादी और पुराने विचारों में परिवर्तन लाने का प्रयास करना चाहिए। इसके लिए विशेष प्रयास कर सकते हैं शिक्षक, पेरेंट टीचर मीटिंग में या वर्कशॉप करवा के या कोई जागरूकता कार्यक्रम करवा के उनकी रूढ़ियों को धीरे धीरे दूर किया जा सकता है। बालिका शिक्षा की समस्याएं एवं समाधान के सुझाव। शैक्षिक अवसरों में समानता की समस्या। सबसे पहली बात तो यही समस्या है कि असमानताएं बहुत ज़्यादा पाई जाती है। उनको लड़कों के समान अवसर मिलने चाहिए, है ना। नई शिक्षा नीति 1986 में इस दिशा में विशेष प्रयास करने का संकल्प लिया है
और अभी जो नई शिक्षा नीति आई है 2020, वो भी इस दिशा में प्रयास करने का संकल्प लिया है कि शैक्षिक अवसरों में समानता उन्हें मिलना चाहिए। दूसरा पॉइंट है लड़कियों की शिक्षा के प्रति उचित दृष्टिकोण। आधुनिक भारतीय समाज में रूढ़िवादिता, धार्मिक अंधविश्वास, संकुचित दृष्टिकोण, संकीर्ण मानसिकता आदि के फलस्वरूप लड़कियों की शिक्षा बाधित होती है। आज आवश्यकता इस बात की है कि इस प्रकार के दृष्टिकोण को बदला जाए। शिक्षा आंदोलन, प्रौढ़ शिक्षा का प्रसार, जनसंचार के साधन इस दिशा में उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। अब अगला पॉइंट है बालिका शिक्षा का अभाव। बालिका विद्यालय का अभाव है। अधिकांश बालिकाओं को बालकों के साथ ही शिक्षा ग्रहण पर, ये ठीक है कि अलग बालिका विद्यालयों की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि लोगों को लगता है कि बालक बालिकाएं अलग हैं, लेकिन इस प्रकार की व्यवस्था हो कि पेरेंट्स में इतनी जागरूकता आ जाए कि वो ये ना समझे कि बालिका अलग है। बालक और बालिका दोनों ही एक इंसान है, भगवान ने दोनों को बनाया है, तो हमें उनमें भेद नहीं करना चाहिए। अगर ऐसी भावना आ जाएगी तो फिर अलग बालिका विद्यालय की बात ही नहीं होती है। लेकिन उस स्तर पे हम अभी पहुँचे नहीं हैं, तो अगर माता पिता को सह शिक्षा पसंद नहीं है तो कम से कम बालिका विद्यालय तक तो पहुँचे। इस आधार पर बालिकाओं के लिए अलग विद्यालयों की व्यवस्था की जाती है। अध्यापिकाओं का अभाव, ये भी रिसर्च में सामने आया है कि कई जगह जहाँ पर अध्यापिका नहीं है वहाँ पर भी बालिकाओं को भेजने में संकोच करते हैं। तो इसके लिए आवश्यक है कि महिला शिक्षकों की नियुक्ति होनी चाहिए, और ऐसे जगहों पे दूर दराज के ग्रामीण इलाकों में जहाँ पर महिला शिक्षकों की पहुँच नहीं बनी है वहाँ पर विशेष इंतजाम करना चाहिए, अनुपात होना चाहिए। ये नई शिक्षा नीति 2020 में भी इस बात का विशेष उल्लेख हुआ है कि अध्यापिकाओं और अध्यापकों का रेशियो होना आवश्यक है सभी जगहों पे। अपव्यय अवरोधन की समस्याएं, यह एक गंभीर समस्याएं हैं। ये सामने आई है ये बात कि कक्षा 1 में प्रवेश लेने वाले छात्राओं की संख्या कक्षा में 5 में पहुंचते पहुंचते काफ़ी कम हो जाती है। मतलब जैसे जैसे शैक्षिक स्तर ऊंचा होता जाता है वैसे वैसे छात्रों की संख्या भी कम होती जाती है, छात्राओं की संख्या खासकर। ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनता, अशिक्षित माता पिता, रूढ़िवादिता, लड़कियों की शिक्षा के प्रति संकुचित और नकारात्मक दृष्टिकोण व शैक्षिक व्यवस्थाएं आदि लड़कियों की शिक्षा में अपव्यय और अवरोधन के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है। बालिका शिक्षा प्रसार के लिए अपव्यय और अवरोधन की समस्या को दूर करना होगा, जिसके निराकरण हेतु उपयुक्त कारणों का पता लगाकर निराकरण करना होगा। दोषपूर्ण पाठ्यक्रम, हमारे यहाँ लड़के और लड़कियों का एक समान पाठ्यक्रम है। प्रचलित पाठ्यक्रम नीरस तथा अरुचिकर है। इससे न तो कोई तात्कालिक हित होता है और न ही दीर्घकालिक हित संभव है। ज्ञान प्रधान, पुस्तक प्रधान तथा व्यवहारिक होने के कारण वर्तमान पाठ्यक्रम लड़कियों को अपनी बदलती परिस्थितियों से समायोजन करने के लिए तैयार करने में असफल होता है। वर्तमान तथा भावी सामाजिक, आर्थिक और औद्योगिक परिवर्तनों को दृष्टिगत रखते हुए भी पाठ्यक्रम का निर्धारण किया जाना चाहिए। हस्तशिल्प, संगीत, चित्रकला, पाकशास्त्र, गृह विज्ञान, गृह प्रबंध, गृह अर्थशास्त्र, मातृत्व कला जैसे विषयों को लड़कियों की शिक्षा के पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाना चाहिए, क्योंकि वह सभी विषय उनके भावी जीवन में अत्यंत सहायक सिद्ध हो सकते हैं। दोषपूर्ण प्रशासन, बालिकाओं को शिक्षा के विकास में अनेक प्रशासनिक कठिनाइयों तथा बाधा अनुभव की जाती है। लगभग सभी राज्यों में स्त्री शिक्षा का प्रशासनिक भार भी पुरुष अधिकारियों पर है। पुरुष होने के कारण संभवतः वे न तो लड़कियों की विशिष्ट आवश्यकताओं को समझ पाते हैं और न ही लड़कियों की शिक्षा में रुचि लेते हैं। अतः बालिका शिक्षा के प्रशासन में सुधार किए जाने की आवश्यकता है। बालिका शिक्षा के जो भार पुरुषों के अधीन है उन्हें स्त्रियों को सौंपा जाना चाहिए, ताकि वे बालक तथा बालिकाओं की आवश्यकता को भली भांति समझ सके और वह उसी के अनुरूप उपयुक्त पाठ्यक्रमों का निर्माण व क्रियान्वयन सफलतापूर्वक करने का प्रयास करेगी तथा बालिका शिक्षा व स्त्री शिक्षा के प्रसार में योगदान कर सकेगी। सहशिक्षा की समस्या, इसको हम देख चुके हैं कि किस प्रकार से सहशिक्षा की समस्या उत्पन्न होती है, किस प्रकार कुछ माता पिता अपने बच्चों को सहशिक्षा दिलाना पसंद नहीं करते हैं। सरकार की उपेक्षा, सरकार द्वारा बालिकाओं की शिक्षा की उपेक्षा उनके अभिशाप सिद्ध हो रही है। हमारे इस कथन को चुनौती नहीं दी जा सकती है कि सरकार की जितनी रुचि बालकों की शिक्षा में है उतनी रुचि बालिकाओं की शिक्षा में नहीं है।
बालिकाओं की शिक्षा के प्रति सरकार इस रवैये को शुद्ध करने के लिए प्रमाणों का अभाव नहीं है। यदि सरकार को कभी व्यय में कमी करने की आवश्यकता पड़ती है तो वह इस कमी को बालकों की शिक्षा के बजाय बालिकाओं की शिक्षा में व्यय करती है। उदाहरणार्थ, चीन युद्ध के समय जब देश में आर्थिक संकट की घोषणा की गई थी, तब राज्यों में इस संकट का सामना करने के लिए बालिका शिक्षा के व्यय में कटौती की और यह कटौती की थी। कितना हास्यप्रद नीति है। एक ओर सरकार बालिका शिक्षा के प्रसार को प्राथमिकता की सूची में देती है, दूसरी ओर उस पर व्यय किए जाने वाले धन में कमी करती है। इस पर व्यंग करते हुए डॉक्टर मुखर्जी ने लिखा है कि यह निश्चित रूप से कुनियोजित प्राथमिकताओं का दुखद उदाहरण है। बालिकाओं की शिक्षा का समुचित प्रसार तभी हो सकता है जब सरकार उसकी उपेक्षा करने की अपनी नीति में परिवर्तन लाए और निस्वार्थ रूप से बिना भेदभाव किए बालक और बालिकाओं की शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति करे। अशिक्षित माता पिता, ये तो है ही एक एग्जाम्पल कि अशिक्षित माता पिता सोचते हैं कि लड़कियों को बस इतना ही पढ़ाना चाहिए, पत्र लिखने और पढ़ने में सक्षम हो जाए। वे लड़कियां शिक्षा पर अधिक ध्यान नहीं देती हैं और लड़कियों को घर गृहस्थी के कामों में अधिक व्यस्त लगाना पसंद करते हैं। वे इस कारण ठीक से पढ़ नहीं पाती है। अशिक्षा के कारण माता पिता की रूढ़िवादिता कम करने के प्रयास निरर्थक हो जाते हैं। अंत में हम यही कह सकते हैं कि स्त्री शिक्षा के प्रसार के लिए अपव्यय और धन की समस्या को दूर करना होगा, जिसके निराकरण हेतु उपयुक्त कारणों का निराकरण करना होगा। हम कह सकते हैं कि आज आवश्यकता इस बात की है कि इस प्रकार के रूढ़िवादी व धार्मिक अंधविश्वास तथा परंपराओं के बीच जनमानस का दृष्टिकोण बदला जाए। इसके अतिरिक्त स्त्रियों को भी अपनी शिक्षा के प्रति उदासीनता और विरक्तता की भावना का परित्याग करना होगा। जन आंदोलन, प्रौढ़ शिक्षा का प्रसार तथा जन शिक्षा के साधन इस प्रकार इस दिशा में महत्वपूर्ण सहायता कर सकते हैं। थैंक यू।